हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंथेनॉइड की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स कैसे लिखते हैं, पॉसिबल टर्म सिंबल्स कैसे लिखते हैं, माइक्रो स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ देख लिया था। आज शुरू करते हैं Nd3 पॉजिटिव के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के साथ ही। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 4F3 आ जाएगा, 5D0 एंड 6S0। सो आपको F3 के लिए अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखना है। ml की वैल्यूज़ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो ml की वैल्यू +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 आ गई। 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ये हमने फिल कर दिए। अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए सबसे पहले आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 3 + 2 + 1, सो 6 आ गई। S की वैल्यू देखो, अब हाफ हाफ हाफ, MS की वैल्यू 3/2, S की वैल्यू मतलब आपके पास क्या आ गई, 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 2S + 1 की वैल्यू। सो ये आ गई। अब आपके पास 4, S की वैल्यू 3/2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 1 4 आ गया। अब इसके बाद J वैल्यू देखनी होती है आपको। J वैल्यू लेस देन हाफ फिल्ड के लिए L - S फॉर्मूला लगेगा। सो L की वैल्यू 6 है, S की वैल्यू 3/2 है, तो J वैल्यू अब आपके पास आ गई 9/2, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गई आपके पास L वैल्यू। सो 6 L वैल्यू के लिए टर्म सिंबल देखते हैं, S P D F G H I, ठीक है। सो L की वैल्यू 6 है, सो 6 के लिए टर्म आ जाएगी अब आपके पास I। इसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 4, ये हमने लिख दी। J की वैल्यू आ रही है 9/2, ठीक है। सो ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। इसके बाद हमें लिखनी होती है पॉसिबल J वैल्यूज़, पॉसिबल टर्म सिंबल्स लिखनी है। सो पॉसिबल J वैल्यूज़ क्या आएंगी, L - S से लेके L + S तक वैल्यूज़। L - S 9/2 आ रहा है। L + S देखो, 6 + 3/2 12, 15/2, ठीक है। अब 9/2 में +1 करते जाओ, सो यहाँ पे आएगा 11/2, फिर से +1 करो 13/2, फिर से +1 किया तो 15/2 आ गया। मतलब पॉसिबल J वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब पॉसिबल टर्म सिंबल्स लिख लेते हैं। सो I4 9/2 आ गई, 4I 11/2 आएगा, 4I 13/2 एंड 4I 15/2। ये आ गई आपके पास पॉसिबल टर्म सिंबल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास डिफरेंट टर्म सिंबल्स दी हुई होंगी, आपको बताना है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सी है उनमें से। सो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सबसे पहले आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है, जिसकी हाई वैल्यू होगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, वो ग्राउंड स्टेट होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तब आपको देखनी होगी L वैल्यूज़। L वैल्यूज़ हाई, ग्राउंड स्टेट होगी वो। अगर L वैल्यूज़ भी सेम है तब आपको देखनी होती है J वैल्यूज़। सो J वैल्यूज़ लेस देन हाफ फिल्ड के लिए L - S ग्राउंड स्टेट की तरह एक्ट करेगी, और मोर देन हाफ फिल्ड के लिए L + S, ठीक है। सो शुरू कहाँ से करना है, ऊपर से शुरू करना है। सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, हाई वैल्यू होगी जिसकी वही ग्राउंड टर्म होगी। उसके बाद L वैल्यू देखो, हाई वैल्यू जिसकी होगी वही ग्राउंड टर्म होगी। और उसके बाद देखनी होती है आपको J वैल्यूज़, ठीक है।
जे वैल्यूज लेस देन हाफ फिल्ड के लिए L माइनस एस वाली वैल्यू ग्राउंड स्टेट होगी। सो इससे आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने देखा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम है, उसके बाद L वैल्यूज़ भी सबकी सेम है, तो हमें अब देखनी है J वैल्यू, और लेस देन हाफ फिल्ड के लिए L माइनस एस विच इज़ 9/2। सो ये आ गई आपके पास ग्राउंड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब जो स्पेक्ट्रा है लैंथेनॉइड फ्री आयंस का आर नॉर्मली करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इसीलिए करा रही हूँ कि कभी कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। सो वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है ये आपको पता लगाना होता है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है न्यूमरस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। आपको बड़ी सारी एब्जॉर्प्शंस मिलती हैं, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शंस मिलती हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। F1 के केस में माइक्रोस्टेट 14 है, F2 के केस में माइक्रोस्टेट्स मिलती हैं 91 एंड F3 के केस में आपको माइक्रोस्टेट्स मिलेंगी 364। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप ये। सेकेंड पॉइंट आ रहा है वीक एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्बिटल मिक्सिंग। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर Ln3 पॉजिटिव इज 10 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर एंड फॉर D ब्लॉक दिस इज क्लोज टू 100। सो ये भी आपको बात याद रखनी है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लेंथेनाइड के केस में, लेंथेनाइड आयन के केस में 10 मिल रहा है, जबकि D ब्लॉक मेटल के केस में दिस इज क्लोज टू 100। नेक्स्ट पॉइंट, शार्प एब्जॉर्प्शन ड्यू टू वीक इंटरैक्शन ऑफ F ऑर्बिटल विद लिगेंड्स। लेंथेनाइड्स के केस में ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। F ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट फील करते हैं ड्यू टू 5s एंड 5p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे मेटल से, एंड एनर्जी सेपरेशन इनके बीच में कम होगी और आपको स्पेक्ट्रा में शार्प बैंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमिशन स्पेक्ट्रा। सारे लैंथेनाइड्स शो करते हैं ल्यूमिनेसेंस और इमिशंस एक्सेप्ट La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव। सो इसके लिए आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा जेब्लॉन्स्की डायग्राम के बारे में, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। S0 आपके पास ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये सिंगलेट स्टेट्स हैं, एंड आपके पास यहाँ पे T1 आता है, ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फोटोन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, अगर ट्रांजिशन S0 से S1 की तरफ हो रही है तो फोटोन की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। S1 से S2 जहाँ पे ट्रांजिशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की तरफ हो रही है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे अगर ट्रांजिशन S2 से T1 की तरफ हो रही है तो इसको बोलते थे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। T1 से S0 की तरफ हो रही है, सो यहाँ पे इमिशन होगी और इसको बोलेंगे फोस्फोरेसेंस। क्या होगी यहाँ पे? इमिशन होगी, ठीक है, एंड इसको बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। अगर ट्रांजिशन S1 से S0 होगी तो यहाँ पे भी इमिशन होगी और इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। सो लैंथेनॉइड के केस में आपको फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव क्यों नहीं शो करते इमिशन स्पेक्ट्रा। ये देखो, La3 पॉजिटिव अगर यहाँ पे हम पॉसिबल स्टेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ग्राउंड स्टेट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। F0 के लिए L की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, S की वैल्यू भी 0 होगी। सो 0 के लिए आपके पास टर्म आ जाएगी 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1, J की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। लाइकवाइज Lu3 पॉजिटिव के लिए भी टर्म सिंबल अब यही होगा। अब यहाँ पे देखो पॉसिबल J वैल्यूज़ नहीं है, दैट मीन्स आपको पॉसिबल डिफरेंट टर्म्स नहीं मिल रही हैं, एक्साइटेड स्टेट्स नहीं मिल रही है। अगर एक्साइटेड स्टेट्स नहीं मिल रही हैं तो ट्रांजिशंस नहीं होंगी, अगर ट्रांजिशंस नहीं होंगी तो ये ल्यूमिनेसेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नो एक्साइटेड स्टेट्स in case of La3 positive and Lu3 positive, thus no transition
जिसकी वजह से नॉन ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब EU3 पॉजिटिव एंड TB3 पॉजिटिव शो करते हैं स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस। स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस क्यों शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इंक्रीज करते हैं ल्यूमिनेसेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा हो जाएंगी। EU3 पॉजिटिव का केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आपको 4f6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो यहाँ पे देखो ml वैल्यूज़ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, L की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। सो L की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे 3, और अगर MS की वैल्यू देखें सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 6/2 3 ही आएगी यहाँ पे सॉरी, S की वैल्यू। अब J की वैल्यू लेस देन हाफ फिल्ड है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ रहा है आपके पास F। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 विच इज इक्वल टू 2 × 3 + 1 7 आ गई। सो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब पॉसिबल J वैल्यूज़ देखो आप। सो पॉसिबल J वैल्यूज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे L - S से लेके 3 - 3 विच इज़ 0 से लेके L + S 3 + 3 6 तक। सो पॉसिबल J वैल्यूज़ आ गई 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पॉसिबल J वैल्यूज़ इतनी आ गई। दैट मीन्स पॉसिबल स्टेट्स भी आपके पास डिफरेंट आ सकती हैं। यहाँ से ही आप इजीली पता लगा सकते हो। 7 है तो 7 स्टेट्स मिलेंगी आपको। 7f0 मिल गई एक, 7f1, 7f2, 7f3, ये पॉसिबल स्टेट्स आ रही हैं। 7f4, 7f5, 7f6। सो ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट, एंड बाकी सारी आ रही हैं एक्साइटेड स्टेट। सो जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ट्रांजिशन इंक्रीज होंगी एंड आपको स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइकवाइज आप कहाँ ये अब आपको याद रखना होगा, EU3 पॉजिटिव एंड TB3 पॉजिटिव के केस में आपको स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। TB3 पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी F8, TB3 पॉजिटिव के केस में अब आपके पास F8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड यहाँ पे भी आप MS की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ML की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ग्राउंड स्टेट टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे देखो, सो L की वैल्यू आएगी आपके पास 3, कट करके +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 आ गया। सो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जहाँ पे ML की वैल्यू +3 है तो L की वैल्यू 3 आ गई। S की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही आएगी, एंड 2s + 1 की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, और यहाँ पे टर्म सिंबल L3 के लिए F आ गया, एंड यहाँ पे आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 7। मोर देन हाफ फिल्ड है तो L + S होगी J की वैल्यू, सो 6 ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और यहाँ पे आपको J वैल्यूज़ वही आपको पॉसिबल J वैल्यूज़ मिलेंगी 0 1 2 3 4 5 6 7
पॉसिबल स्टेट्स मिलेंगी। ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट्स हैं तो ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी, मैक्सिमम ट्रांजिशंस होंगी, जिसकी वजह से ये भी स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस दिखाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम जे वैल्यूज लीड टू मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट एंड दस मैक्सिमम ट्रांजिशन। स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी अब नेक्स्ट जो आ रहा है आपको याद ही करना पड़ेगा। फ्लोरेसेंस कलर्स हैं, यहाँ पे लेंथेनॉइड आयंस कौन सा फ्लोरेसेंस कलर आपको देंगे, ठीक है, इमिशन के बाद। सो देखो, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस होगा ये चारों आयंस स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्स अब आपको याद रखने पड़ेंगे। Tb3 पॉजिटिव का ग्रीन कलर होता है इमिशन के बाद। ठीक है, अब ये हम इमिशन की बात कर रहे हैं। Tb3 पॉजिटिव का ग्रीन कलर होगा, SM3 पॉजिटिव का पिंक कलर होगा, EU3 पॉजिटिव का रेड कलर होगा, TM3 पॉजिटिव का ब्लू कलर होगा। ये फ्लोरेसेंस कलर हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि SM3 पॉजिटिव कौन सा कलर इमिट करेगा, इमिशन में कौन सा कलर उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फ्लोरेसेंस में देयर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फ्लोरेसेंस के केस पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जेबलॉन्स्की डायग्राम में हमने देखा ही था, S1 से S0 सिंगलेट स्टेट ही है यहाँ पे। सो कोई स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। EU3 पॉजिटिव, अब आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 आगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 आगे। अब ट्रांजिशन होगी। सो ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, सो आफ्टर ट्रांजिशन हमने, अब देखो क्या चेंज आ रहे हैं, स्पिन की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, एल वैल्यूज़ में क्या चेंज आएगा, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ml की वैल्यूज़ +3 +2 +1 0 -1 -2 आ रही है। यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, सो यहाँ पे S की वैल्यू तो 6/2 3 ही आएगी। MS की वैल्यू आपको 6/2 मिल रही है। इसके केस में भी S की वैल्यू तो 3 ही आएगी। अब L की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे इससे क्या, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया। सो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3 + 0 L की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो 3 से ये कट हो गया। अब 2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 से ये कट हो जाएगा। सो यहाँ पे L की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें हम, L की वैल्यू 3 है, जिसकी वजह से टर्म आएगी आपके पास F स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगी टर्म D, और 2s + 1 की वैल्यू तो 7 ही आएगी एंड यहाँ पे लेस देन हाफ फिर D है तो J की वैल्यू आ जाएगी J की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ठीक है, सो ये आ गया, अब टर्म सिंबल ये आ गया। अब ट्रांजिशन हो रही है यहाँ से यहाँ पे। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फ्लोरेसेंस के केस में चेंज नहीं होगी और यहाँ पे आपको मिलेगा रेड कलर। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये आपके पास आ गई एक्साइटेड स्टेट और आपको यहाँ पे मिल रहा है रेड कलर। सो ये जो कलर है, जो फ्लोरेसेंस में कलर्स मिल रहे हैं, ये आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। डेल्टा S देखो, डेल्टा S S1 S2 लिख दो इसको, = 0 आ रहा है एंड डेल्टा L यहाँ पे +-1 आएगा, 3 - 2
प्लस माइनस 1 आएगा, दैट मीन्स ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है एंड लेपोर्टे भी अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, और कौन से कलर की एमिशन हो रही है? रेड। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेस फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है। एक आता है आपके पास स्पिन मोशन, दूसरा आता है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, सो द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस प्रोड्यूस स्पिन magnetic movement, and orbital motion of electron around the nucleus arises orbital magnetic movement. spin magnetic movement किसकी वजह से अराइज हो रहा है? स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन का अपनी ही एक्सिस के थ्रू, और ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड, जिसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हो रहा है। ठीक है, सो म्यू इफेक्टिव हम यहाँ पे लिख लेते हैं। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। पर ट्रांजिशन मेटल के केस में, ट्रांजिशन मेटल के केस में म्यू एल हम ज़ीरो लेते हैं। क्यों ज़ीरो लेते हैं? पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन के, जिसकी वजह से ऑर्बिटल क्वेंचिंग होती है और म्यूएल हम ज़ीरो लेते हैं। बट लेंथेनॉइड के केस में ऐसा नहीं होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाते मेटल के इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से क्वेंचिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा। और यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग दोनों इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, बट लेंथेनॉइड में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही शो करते हैं। सो ये आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से ईजिली याद हो जाएंगे ये? स्टेबल, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी इसमें। लेंथेनाइड्स के केस में La3 पॉजिटिव आ गया, Gd3 पॉजिटिव आएगा एंड Lu3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें आपको 4f0, 4f7 एंड 4f14 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो यहाँ पे इन तीनों के केस में म्यू इफेक्टिव क्या होगा? इज इक्वल टू म्यू एस। सो ये आप इजीली याद रख सकते हो। F0, F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी है, वहाँ पे म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जब भी ट्रांजिशंस होंगी ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस देंगे। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है। सो यहाँ पे म्यू एस, या फिर हम बोल सकते हैं कि म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है 4s, s+1 प्लस l इंटू l+1। बट इनके केस में ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 4s, s+1 अंडर द रूट, या फिर एक और फॉर्मूला होता है जो मेनली हम याद रखते हैं, n इंटू n+2, n इंटू n+2। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो Gd3 पॉजिटिव के केस में हम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Gd3 पॉजिटिव, 4f7 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटरमोस्ट की बात करें हम, क्योंकि यहाँ पे जिनोन 54 आएगा और 5d 0 होगा, 6s भी 0 होगा। f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सातों अनपेयर्ड होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 7 आ गए। वैल्यू पुट करो, म्यू आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 7+1, 7 इंटू 7+2 सॉरी, अंडर द रूट, और यहाँ पे आ गया 7 इंटू 9 अंडर द रूट, और ये
वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.9 और इसके यूनिट होते हैं बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, सो 7.9 आ गया आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू इफेक्टिव लेंथेनॉइड के केस में बाकी जो बच गए, ठीक है, सो इन तीनों के अलावा जो बच गए उनके केस में म्यू इफेक्टिव आएगा जी इंटू मतलब अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। जी यहाँ पे लैंडेस कांस्टेंट है, लैंडेस फैक्टर है। ठीक है, सो La 3 पॉजिटिव, GD 3 पॉजिटिव एंड Lu 3 पॉजिटिव के अलावा जितने भी आपके पास आयंस बचते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला अब आपको याद रखना पड़ेगा। ये जी लैंडेस फैक्टर है और जी के लिए फॉर्मूला है, अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जी क्या आ रहा है 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस ये अब आपके पास एल है, ये क्या है एल इंटू एल प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस 1। यहाँ पे अब ये होल डिवाइडेड बाय नहीं लेना है, 1 अलग ही है। सो सीरियम 3 पॉजिटिव के लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं म्यू इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 54 4f1 आएगी। ठीक है, एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। एल आपके पास 3 आएगा, एस आपके पास हाफ आएगा, यहाँ पे एस आ गया आपके पास हाफ। ठीक है, जे की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास लेस देन हाफ फील्ड है 3 माइनस 1/2, सो 6 माइनस 1/2 5/2 आ जाएगी, 5/2 आ गई। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब ये सिर्फ ये तीनों वैल्यूज़ ही आपको चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले में डालो। सबसे पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करोगे। सो फॉर्मूले में डालने से पहले देखो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, s इंटू एस प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे s इंटू एस प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s इंटू एस प्लस 1 हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस 1, सो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2 विच इज़ इक्वल टू 3/4। ये आ गई अब आपके पास 3/4। एल इंटू एल प्लस 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एल प्लस 1 एक फॉर्मूले में अब आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब गलती करने के चांसेस होते हैं, बाकी तो आपको जैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। एल की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4 3 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 12 आ गया। जे इंटू जे प्लस 1 जे इंटू जे प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जे कितना है 5/2 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 35/4 आएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। सो फॉर्मूला आ रहा है अब आपके पास, ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 प्लस जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 की वैल्यू 3/4 पुट कर दी। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आपके पास 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा 35/4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू जे प्लस 1 है तो 2 से 4 कट जाएगा, 35/2 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब इन दोनों को। अब यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करनी है, ये ऐसे है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 प्लस 3/4 प्लस 35/4 ये आ गया आपके पास 38/4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 35/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 4 से 48 तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 38 माइनस 48 माइनस
यहाँ पे आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 ऊपर चला जाएगा एंड 35 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। सो 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7 आ गया आपके पास 6/7। ये किसकी वैल्यू आ गई? जी की वैल्यू। जी की वैल्यू कितनी आ गई अब? 6/7, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है म्यू इफेक्टिव। सो म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं आप। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू जे अंडर द रूट होगा ये j+1। सो जी की वैल्यू आई है 6/7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा j इंटू j+1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था 35/4, 35/4 ये अंडर रूट है। सो 4 को अंडर रूट से बाहर हम निकाल लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अंदर आपके पास 35 बचेगा। सो 4 का अंदर आपके पास 35 बचेगा। 6 का 36 होते हैं, तो अंडर रूट यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5.9। और इसको जब सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तब 2.54 बोहर मैग्नेटॉन ये आ गया म्यू इफेक्टिव। म्यू इफेक्टिव कितना आ गया? 2.54 बोहर मैग्नेटॉन। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं PR3 पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी ज़ीनॉन 54 4f2। एल की वैल्यूज़ आप अब देखो, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको f ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। l की वैल्यूज़ 3 + 2 5 होगी, ठीक है। s की वैल्यू हाफ प्लस हाफ 1 होगी, और j की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड है तो l - s 4 होगी। ईजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब g के फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये अपॉन में नहीं है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो s इंटू s+1। सो यहाँ पे s इंटू s क्या है 1 इंटू 1 + 1 मतलब 2 आ गया। दूसरा आ जाएगा माइनस l आ गया 5, 5 इंटू 6 आ जाएगा 30, प्लस j की वैल्यू है 4, सो 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 40 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे आप तो -8/, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देख लो इन दोनों को प्लस करो 22, 30 - 22 8 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, सो 8/40, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करते हो तब आपके पास आ जाएगा 4/5, 4/5, या फिर जी की वैल्यू आप लिख सकते हो 0.8। ये आ गई जी की वैल्यू। अब म्यू इफेक्टिव आ गया आपके पास g अंडर द रूट j इंटू j+1, j+1, g की वैल्यू 0.8। अब j आ गया, j इंटू j+1 4 इंटू 5 0.8 इंटू अंडर द रूट 20 आएगा यहाँ पे। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो आप देख सकते हो कि 16 के अंडर रूट के आसपास आएगा। 16 मतलब 4 के आसपास आएगा, 4 से ज़्यादा आना चाहिए। सो 4 इंटू 8 आता है आपके पास 32, मतलब 3.2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। आंसर है इसका 3.60 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट म्यू जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है ये लेस देन होगा स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये भी अब आपको याद रखना है। अब ये चार्ट मैंने बना के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा।
लेंथेनाइड्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3, ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है म्यू इफेक्टिव की, और जो थियोरेटिकल वैल्यू निकाली है आपने म्यू इफेक्टिव की वो क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बातें आपको याद रखनी है कि म्यू इफेक्टिव 0 कहाँ पे है, जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वहाँ पे म्यू इफेक्टिव भी 0 होगा, और एक्सपेरिमेंटल एंड जो थियोरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है उसमें डिविएशन कहाँ पे देखने को मिल रही है। सो आप यहाँ पे SAM3 पॉजिटिव के SM3 पॉजिटिव के केस में यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है, एंड यहाँ पे 1.4 से लेके 1.7 तक आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ पे डेविएशन आ रही है। ठीक है, और साथ में EU3 पॉजिटिव के केस में भी आपको डेविएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू आपको 0 मिलती है, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 3.3 से 3.5 है। तो यहाँ पे लार्ज डेविएशन देखने को मिल रही है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, लार्ज डेविएशन देखने को मिल रही है, डेविएशन। सो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों आयंस के ऊपर। और एक और जो याद रखनी है बात, dy एंड HO का अप्रॉक्सीमेटली सेम आपको मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है 10.6। ठीक है, सो जो पॉइंट्स हैं नोट डाउन कर लो। सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट dy3 पॉजिटिव HO3 पॉजिटिव का क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके लार्ज डेविएशन मैग्नेटिक मूवमेंट, किसके मैग्नेटिक मूवमेंट में लार्ज डेविएशन आ रही है। सो SM3 पॉजिटिव एंड SU3 पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इसका तो 0 है, या आप याद रख सकते हो। EU3 पॉजिटिव का जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो 0 आ रही है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कौन कौन से आयंस देते हैं, La3 पॉजिटिव, Lu3 पॉजिटिव, Gd3 पॉजिटिव। सो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। सो इनकी सेपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, सारे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं, तो इनकी सेपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। सो सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड होगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, वैलेंसी एक्सचेंज मेथड। सो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे पाई डोनर लिगेंड के साथ, EDTA के साथ या ऑक्सीलेटो के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराई जाती है लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आगे आपके पास हैवियर एलिमेंट्स, दूसरे आगे लाइटर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स कौन से होंगे, हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स होंगे। लाइटर एलिमेंट कौन से होंगे, जिनका लोअर एटॉमिक मास होगा। सो इसमें हमने ले लिया Lu3 पॉजिटिव एंड YB3 पॉजिटिव। ठीक है, सो इनका साइज हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा कम होगा, जो हैवियर मेटल होंगे स्मॉलर साइज होगा। अगर इनका स्मॉलर साइज होता है तो Z इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, Z इफेक्टिव मोर होगा। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा है दैट मीन्स ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे EDTA के साथ या फिर ऑक्सीलेटो के साथ। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। और अगर उस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना होगा, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो मोर डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, मोर डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, लोअर एटॉमिक मास मतलब आपके पास लाइटर एलिमेंट आ गए, La3 पॉजिटिव आएगा इसमें एंड Ce3 पॉजिटिव आएगा। इनका साइज ज़्यादा होता है, लार्ज साइज होगा। लार्ज साइज है तो Z इफेक्टिव भी लेस है इनका। Z इफेक्टिव लेस है तो ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे।
लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो लेस डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, लेस डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, आयंस ले लेते हैं। Ce3 पॉजिटिव है, Pr3 पॉजिटिव है, Yb3 पॉजिटिव है, Lu3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये सॉल्यूशन EDTA का सॉल्यूशन है। सारे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, सारे ही लेंथेनाइड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। सो EDTA के साथ EDTA के साथ सबने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। मान लो PR EDTA DTA, उसके बाद आ गया आपके पास YB EDTA, और उसके बाद आ गया आपके पास यहाँ पे LU EDTA। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सिलेटो के साथ इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराने की कोशिश करते हैं। सो ऑक्सिलेटो के साथ क्या होगा, कौन से आयंस पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जो लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, अब EDTA के साथ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, जिनका साइज छोटा है। किसका साइज छोटा है, YB एंड LU का साइज छोटा है, तो इनके कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। सो ऑक्सिलेटो सॉल्यूशन में अब सबसे पहले कौन ऑक्सिलेटो के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, सीरियम एंड PR, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ठीक है, एंड YB EDTA वैसे ही रहेगा क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। LU EDTA। ठीक है, उसके बाद हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो ऑक्सिलेटो के कॉम्प्लेक्स होंगे ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो C यहाँ पे ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स और PR एसिडिक सॉल्यूशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, PPTs फॉर्म करेंगे और ये सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एसिडिक सॉल्वेंट में EDTA वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे और आप अब फिल्टर करके सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को, बस आपको यही याद रखना है कि जो स्मॉल साइज़ वाले आयंस हैं वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और जो लार्ज साइज़ वाले आयंस हैं वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, बट जो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट नहीं होगा जल्दी से। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विच एलिमेंट जनरली फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कौन सा है, तो सबसे छोटा साइज देखो YB3 पॉजिटिव का सबसे छोटा साइज है तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। उसके बाद अगर आपके पास चार्ज के विद रिस्पेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें पता है कि जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज उतना ही छोटा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, सब बस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड डिपेंड करता है पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कि जो भी सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसी है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसी है। ठीक है, सो पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक मीडियम डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस मीडियम। स्मॉलर साइज एलिमेंट जो होते हैं उनका ज़्यादा पार्टीशन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी जो मेन बात आपको याद रखने वाली है वो यही है कि स्मॉलर साइज एलिमेंट हैव मोर पार्टीशन फंक्शन। Smaller size element have more tendency to form stable complex and smaller size element have more partition function. ठीक है, सो पार्टीशन फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Z इफेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा कौन सा यूज़ होता है, ट्राईब्यूटाइल फोस्फेट, यहाँ पे ये सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। अगर ये सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं और हमने क्या किया, अब यहाँ पे इस सॉल्वेंट में प्लस HNO3, इसमें सीरियम 3 पॉजिटिव, YB3 पॉजिटिव एंड LU3 पॉजिटिव यहाँ पे हैं। अब सेपरेट आउट करना है तो LU3 पॉजिटिव स्मॉलर साइज है, इसका ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है। ट्राईब्यूटाइल आपके पास फोस्फेट प्लस HNO3 में Lu3 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मोर पार्टीशन फंक्शन, मोर सॉल्युबिलिटी इन दिस सॉल्वेंट। सो मोर पार्टीशन फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Z इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा? Lu3 पॉजिटिव का ज़्यादा होगा, तो इसी का पार्टीशन फंक्शन भी ज़्यादा होगा और इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी इसी की ज़्यादा होगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयंस हैव मोर पार्टीशन फंक्शन? तो साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना साइज़ छोटा है, ठीक है, YB3 पॉजिटिव का साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा होगा, तो इसी का पार्टीशन फंक्शन भी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें GDNO3 का थ्राइस, NO3 का होल थ्राइस एंड LaNO3 का होल थ्राइस, सो इसका पार्टीशन फंक्शन 1.06 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट आता है आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है, ठीक है। ये भी अगेन साइज़ के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। यहाँ पे रेजिन यूज़ होता है, रेजिन के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करी जाती है। रेजिन यूज्ड होता है आपके पास डोवेक्स 50, ठीक है। ये आयंस हमने डाले हुए हैं, ये आपके पास रेजिन है। यहाँ पे ये स्टॉपर दिया हुआ है, स्टॉपर है, और जिसका साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा वो ईजिली सॉल्वेटेड हो जाएगा वाटर के साथ और जल्दी इल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। सो वही वाला फंडा आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। स्मॉलर साइज किसका है? स्मॉलर साइज Lu3 पॉजिटिव का है, तो ये मोर सॉल्वेटेड होगा वाटर में, मोर सॉल्वेटेड इन वाटर, मतलब ये फास्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, फास्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। अगर ये फास्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा तो फास्ट इल्यूट हो जाएगा, फास्ट इल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो Lu3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको जल्दी इल्यूट होता हुआ दिखेगा। अगर साइज़ बड़ा होगा तो लेस सॉल्वेटेड होगा वाटर में और स्लो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और स्लो इल्यूट होगा वो। बस इसमें भी यही याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयन एक्सचेंज ऑफ लेंथेनाइड आयंस। सो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आयन एक्सचेंज इजीली कौन करेगा? साइज़ देखो, बस साइज़ सबसे छोटा किसका है? Lu3 पॉजिटिव का है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास YB आएगा, YB3 पॉजिटिव। उसके बाद आएगा आपके पास TM3 पॉजिटिव। उसके बाद आएगा आपके पास ND3 पॉजिटिव। देन आपके पास PR3 पॉजिटिव एंड सबसे लेस होगा सीरियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलेंसी एक्सचेंज मेथड। सो वैलेंसी एक्सचेंज मेथड आपको सिर्फ EU एंड सीरियम के केस में देखने को मिलेगा, ये सेपरेशन वाला मेथड, क्योंकि हमें पता है सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाता है एंड EU +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 एंड F7 ये अटेन कर लेते हैं EU2 पॉजिटिव में एंड CE4 पॉजिटिव में, ठीक है। सो इन दोनों के लिए ही ये वाला मेथड यूज़ होता है, इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए ही। अब सीरियम 3 पॉजिटिव है, सीरियम 3 पॉजिटिव क्या करेगा? इजीली लूज़ कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज़ करके F1 से ये F0 में जाना चाहेगा, सीरियम +4 में जाना चाहेगा, ठीक है। अब साइज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज होगा, लेस बेसिक होगा, लेस सॉल्यूबल होगा, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सीरियम OH का 4
ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, और EU के केस में भी आप बस आपको यहाँ पे मेनली जो याद रखना है कि ये वैलेंसी एक्सचेंज मेथड किन के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है EU के लिए एंड सीरियम के लिए। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं लैंथेनाइट से। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।